नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के आज के प्राइम डिबेट के स्पेशल एडिशन में। मैं रविंद्र सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। दरअसल आज हम स्टूडियो से बाहर निकल कर आए हैं, राजस्थान में आए हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में और उन्होंने कहा कि भारत की अगर बात होती है तो राजस्थान का जिक्र होता है, और राजस्थान का जिक्र शौर्य, समृद्धि, संपन्नता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से हुंकार भरते हुए कहा कि अगर भारत को विकसित बनना है तो राजस्थान को भी विकास के रास्ते पर आगे चलना होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर बात प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करें तो आज 2030 विजन डॉक्यूमेंट, जिसका मकसद है कि 2030 में 10 गुना तेज रफ्तार के साथ प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाते हुए पहले नंबर पर लेकर जाना है। तो बात अगर करें चुनावों की, ऐलान तो भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान होने से पहले सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। और अगर मैं सरगर्मियों की बात करूं, आज प्राइम डिबेट की चर्चा की बात करूं, तो हम अपने मेहमानों के साथ यहां मंच पर मौजूद हैं। एक एक करके स्वागत करना चाहेंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पीसीसी महासचिव, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ राखी राठौर जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ मिथिलेश जैमिनी जी लगातार स्टूडियो से दूरी रहती है, लेकिन आज बहुत करीब हमारे साथ यहां वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही मेरे साथ यहां डॉक्टर संजय शर्मा जी, बहुत अच्छी टिप्पणी और बारीक निगाह, पूरे नजरिया इनका ये कहें कि आंकड़ों के मुताबिक होता है। डॉक्टर संजय शर्मा साफ तौर पर ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं एक जानिसार अख्तर साहब का शेर सुनाना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, दोनों के मन में शायद यही चल रहा होगा। चूंकि सभी पार्टियां मतलब राजनीतिक दल, चूंकि सभी पार्टियां एक सी नहीं होती, हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर ये तो नहीं किसी पे भरोसा ना किया जाए। तो ये बताएं कि आखिर कांग्रेस यही चाह रही है कि भरोसा एक बार और हम पर हो जाए और रिपीट कर दीजिए सरकार, और बीजेपी का यह चाह रही है कि क्यों, अगर हमने पिछली बार भरोसे के लायक नहीं समझा तो जो रिवाज है उस रिवाज को बरकरार रखते एक बार फिर से भरोसा कीजिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भरोसा क्यों करें इस बार, फिर से रिपीट क्यों करे सरकार? देखिए, भरोसे वाली बात इसलिए है कि राजस्थान सरकार ने जो कार्य किए उस पर वो खरी उतरी। जो वादे हमने किए थे, हमने जो भरोसा राजस्थान की जनता को दिलाया था, उस पर खरे उतरे। और सिर्फ वादे करके केवल हमने राजनीति नहीं की, हमने हमारा डॉक्यूमेंट, जो वादे हमने पूर्ण किए, वो जनता के सामने रखा, विधानसभा के पटल पे रखा और सबके सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जनता को आज इसलिए भरोसा है कि एक तरफ केंद्र में महंगाई देने वाली सरकार है, बेरोजगारी थोपने वाली सरकार है, एक तरफ राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी देने वाली सरकार है और महंगाई से राहत देने वाली सरकार है। उत्तर भारत में पहले नंबर पर राजस्थान है, 11.11% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट चल रही है, केंद्र सरकार से भी ज्यादा है। 2030 में 10 गुना इसकी रफ्तार और बढ़ानी है। 10 गुना रफ्तार बढ़ाते हुए इसकी अगर हम बात करें तो विजन डॉक्यूमेंट जारी हो गया। आपके तो रथ कल रवाना हुए हैं, यहां तो रथ रवाना होंगे, संकल्प आएंगे, फिर घोषणा पत्र में तब्दील होंगे, फिर उनमें अमल होगा। विजन डॉक्यूमेंट तो तैयार हो गया। देखिए रविंद्र जी, डॉक्यूमेंट तैयार करने में कोई जोर नहीं आता है। ऐसा ही डॉक्यूमेंट 2018 में भी तैयार हुआ था, और मैं तो कहूंगी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आप 2018 में लेकर आए एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी मैं लेकर आई हूं रविंद्र जी आज, और हमारे राजस्थान की जनता ये पूछना चाहती कि इस डॉक्यूमेंट का क्या हुआ। इस डॉक्यूमेंट में जो पहला पन्ना है, उस पन्ने में पहला लाइन जो है वो आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। और जो पहला पन्ना इन्होंने समर्पित किया किसानों का, मैं तो चाहूंगी सारा डिस्कशन आज का हम इसी पे कर लें कि ये पहला पेज में जो आपने वादे किए, 44 पेजेस का ये एक डॉक्यूमेंट है, 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। मैं सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने जो विजन डॉक्यूमेंट 2018 में दिया, तो क्यों राजस्थान के अंदर 2000 से ऊपर किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी? वो तो सहकारी बैंक के तो राज्य सरकार ने माफ कर दिया ना, लेकिन केंद्र सरकार माफ ही नहीं करने दे रही। डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी नेशनलाइज बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक की बात नहीं लिखी हुई है। मैं और बात कर लूं पहले कंप्लीट रविंद्र जी। आपने मुझे अभी महंगाई, हाँ बिल्कुल नोट करना ही होगा, क्योंकि महंगाई की बात इन्होंने बहुत की, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से इन्होंने कहा कि हम लोगों को राहत देंगे। नेशनल एवरेज से कंपैरिजन चाहते हैं तो कीजिए। जुलाई के महीने का बताऊं मैं आपको तो 7.44% नेशनल एवरेज थी और 9.3%
हमारे राजस्थान की। अगस्त के अंदर 6.83 नेशनल थी, तो हमारे राज्य की 8.93। सितंबर में 6.50 अगर नेशनल थी, तो हमारी 8.50। मुझे लगता है कि 4.5 साल तो लड़ने में भिड़ने में, एक सेक्शन ऐसा था जो कुर्सी बचाने में, एक सेक्शन ऐसा था जो कुर्सी खींचने में काम किया, लेकिन आखिरी 6 महीने में असलियत नजर आ गई कांग्रेस की, और इसीलिए जो इन्होंने वादे किए वो धरातल पे हुए नहीं और रिकॉर्ड बोलता है। नहीं तो बीजेपी के लिए तो कह रहे हैं ना, बीजेपी के लिए तो कह रहे हैं कुर्सी आई नहीं, खींचतान पहले चल रही है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर कि हमने लगातार अनुशासन के साथ में काम किया है, हमने लगातार सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी की जो नाकामियां थी वो लगातार जनता के बीच में रहते हुए उठाई हैं। इसीलिए महंगाई की अगर बात कहते हैं तो बहुत खराब चीज है, और बेरोजगारी में अगर बात करूं तो पिछले 4.5 साल के अंदर अगर लास्ट के 3 यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर टॉप 3 स्टेट्स की बात करूं तो राजस्थान था। जीडीपी की बात कर रहे थे अभी, और मैंने बहुत सारे प्रवक्ताओं को सुना है ये कहते हुए, ग्रोथ रेट की बात, हाँ ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे कि ग्रोथ रेट हमारी 11% रही, पूरे देश में दूसरे नंबर पे रही। सर, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं ये बताइए मुझे, जब पिछले वर्ष के अंदर आपने कुछ किया ही नहीं था, जब हमने देखा कि यहां पर लगातार जो है कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और इसीलिए 11%, और ये वही राजस्थान है जिसने ग्रोथ रेट 22%, 18% तक भी देखी है। लेकिन जब आपने काम ही नहीं किया तो आएगी वो। अगर कहीं पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, सर फिगर्स के माया जाल में पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आ रहा है, मैं फिर संजय जी को आमंत्रित करूंगा। संजय जी, ग्रोथ रेट क्या घर पर बैठकर निकालते हैं, राज्य सरकार की एजेंसी निकालती है, या केंद्र सरकार की तरफ से नीति आयोग निकालता है? देखिए, ग्रोथ रेट के लिए जो सारा इनपुट है नीति आयोग, रिजर्व और राजस्थान की स्थिति बताइए। अलग अलग जगहों के हिसाब से लिया जाता है। और एक बात राखी जी की ठीक है कि जब लो बेस होगा तो हाई ग्रोथ रजिस्टर की जा सकती है, लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्या केंद्र सरकार के साथ भी है कि जैसे ही वो अपनी ग्रोथ रेट का क्लेम करते हैं तो वो भी लो बेस से शुरू हुए हैं। आपको दुनिया में सबसे हाईएस्ट जो हमारी ग्रोथ जीडीपी जो नॉकडाउन हुई ऑलमोस्ट 25% हुई जब कोविड आया, तो लो बेस के साथ आगे बढ़ने की बात। तो बाकी तो नीति आयोग, राज्य के इनपुट होते हैं, रिजर्व बैंक अलग कैलकुलेशन करते हैं, इनके आधार पे और कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं। कि अगर बात करें, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें और उसको बाकी राज्यों से कंपेयर करें, देश की जो एवरेज बेरोजगारी दर है उससे कंपेयर करें तो क्या स्थिति है? शायद उसमें सबसे ऊपर हरियाणा है, और फिर उसके बेरोजगारी दर बाद में। जी तो हरियाणा तो बहुत डेवलप्ड स्टेट है और वो बीजेपी का है, तो हरियाणा में ये बीजेपी बहस की सरकार है, क्यों? काफी उलझी हुई है। जी हाँ, मैं लेता हूं जवाब। राजस्थान, एक बार पहले राजस्थान का लेते हैं। राजस्थान का बताइए, राजस्थान की क्या स्थिति है सर? राजस्थान शायद दूसरे तीसरे नंबर पे है जो बेरोजगारी के मामले में, हाँ। और हरियाणा उसमें टॉप पे है। और हरियाणा की एडवांटेजेस हैं बहुत सारी। एक तो लगभग सारा एनसीआर में है। दूसरी बात यह गुड़गांव है जो बहुत बड़ी फाइनेंशियल हब बन चुका है। उसके बावजूद भी अगर राजस्थान कुछ रजिस्टर कर पा रहा है तो वो रीजनेबल है। ठीक है, एक राखी जी आपसे लेता हूं कमेंट, फिर उसके बाद स्वर्णिम जी से जवाब लूंगा। देखिए, पिछले 4 साल में लगातार 30% से ऊपर जो है बेरोजगारी दर यहाँ की रही। जैसे महेश जी ने भी कहा कि हरियाणा की परिस्थिति डिफरेंट है, वो डेवलप्ड है। वहां पर जिस तरह से ज्यादातर लोग जो है जिस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं उसकी वजह से ये समस्या, ये फिगर्स निकल कर आते हैं, पर राजस्थान ऐसा नहीं रहा। यहाँ के पुराने फिगर्स देखेंगे तो आप खुद देखेंगे, और देखिए इसका कारण है जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, जब महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल आपको मिले, और यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था ढर्रा गई हो तो कोई भी बाहर से आएगा नहीं, डेवलपमेंट होगा नहीं, वो इन्वेस्ट करेगा नहीं, और इसीलिए बेरोजगारी दर बढ़ी है। एक बहुत बेसिक सा रूल है जो देखा है हमने कई ठीक है बार। स्वर्णिम जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अगर रोजगार चाहिए तो बीजेपी की सरकार लाइए। ये बताइए कि क्या वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि क्राइम रेट कंट्रोल में होना चाहिए, महिलाओं की स्थिति बेहतर होनी चाहिए? क्या ये कारण है कि बेरोजगारी दर में राजस्थान काफी ऊपर है, यहां रोजगार नहीं मिल पा रहा है? देखिए, राजस्थान की जो दर है बेरोजगारी दर, वो तो पिछली सरकार में भी रही है, ये वेरी करती रहती है। 5 साल थे ना आपके पास? सुनिए, 5 साल थे, उसमें 2.5 साल तो कोविड में निकाल करके भी हमने रोजगार दिए ना। 3.5 लाख सरकारी नौकरी बचाने में निकला है। देखिए, राखी जी के यहाँ तो कुर्सी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात। और जब कुर्सी नहीं है और आज कमल का फूल दिखा करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो 2.5 सबको साल स्थिति ठीक है, 2.5 साल मतलब कोरोना में चले गए। मैं तो आपको दूसरी चीज कह रहा हूं, 2.5 साल कोरोना में नहीं गए, इस 2.5 साल के कोरोना काल में भी 3.5 लाख नौकरियां देने में हम कामयाब रहे। 3.5 लाख जो किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान में नहीं दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नौकरी मतलब रोजगार वाली नौकरी है या सरकारी नौकरी? रोजगार की तो मैं अब आगे बात कर रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात। लॉ एंड ऑर्डर में आपने क्या किया? यहाँ पे कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह, राजेश सेंगर या इस तरह के लोग घूमते दिख रहे हैं?
जेल के सीखचों के पीछे जाते हैं अगर अपराध होता है तो। इसी का परिणाम है कि भारत में मणिपुर बीजेपी रूल्ड स्टेट, वहां पे जो स्थितियां हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो सकती है, डबल इंजन की जगह ट्रबल इंजन की सरकार बनकर रह गई। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं पूरे दुनिया में सुर्खियां बन रही हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं होता, राजस्थान में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को हम कायम रखते हुए। आप ही के सरकार के एक मंत्री ने, राजेंद्र गुड़ा जी ने बात कही थी विधानसभा में कि महिलाओं की स्थिति पर राजस्थान में बात होनी चाहिए और स्थिति बेहतर नहीं है। देखिए ये राजेंद्र गुड़ा जी ने कही थी ना बात। हाँ, जब वो भारतीय जनता बीजेपी पार्टी ने तो कोई के पर्चा दिया नहीं होगा उनको लिखकर कि भाई मुझे नहीं पता किसने पर्चा दिया, लेकिन आज वो शिवसेना में भारतीय जनता पार्टी की जो एक जवाब दीजिए। हाँ, किसानों का जवाब किसानों है, का भी जवाब चाहिए। बहुत बेहतर जवाब है। आप सुनिए, 21 लाख किसानों का 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज राजस्थान सरकार ने माफ किया। 8 बार हमने पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो कोऑपरेटिव्स के मिनिस्टर हैं, कि आप हमारा वन टाइम सेटलमेंट करा दीजिए जैसे मध्य प्रदेश या हरियाणा में हुआ। 90-10 के रेशो में सेटलमेंट हुआ। सुनिए, लेटर लिखे आपने? लेटर भी लिखे, सामने आमने बात हुई ना, जब तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आते हैं मुख्यमंत्री जी और अपनी मांग करने लग जाते हैं। यही मांग की थी, तो ये लेटर किसानों आने के लिए चाहिए मांग थे की सामने। थी। ये लेटर आने चाहिए सामने, जैसे सचिन पायलट ने लेटर दिखाए थे कि देखिए मैंने राज्य सरकार के इन कामों के लिए बोला, वो मेरे काम नहीं हुए। एक चीज बताइए, लेटर आने चाहिए प्रधानमंत्री जिस मीटिंग में सामने बैठे हैं, एक मंच पे जहां बैठे हैं, वहां भी ये बात कही और ये करा, किस कोई डिनाइल नहीं है। बीजेपी डिनाई करे ना केंद्र सरकार डिनाई करे ना नींद भेजे, और सेटलमेंट नहीं कराएंगे ये बताए ना, बाकी स्टेट्स में कराए। राजस्थान के किसानों से क्या उनकी नाराजगी है, क्या उनकी? मिथिलेश जी नहीं, माफी चाहूंगा, राखी जी क्यों सेटलमेंट के लिए तैयार है, लेटर लिख दिए कई। देखिए सिर्फ लेटर लिखने से नहीं होता। मैं आपको पहला बिंदु जो बता रही थी उसमें भी कहीं पर यह नहीं लिखा कि हाँ अगर हम पत्र लिखेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया तभी हम इसे कर पाएंगे। जब वादे करते हैं तब तो हम ये कहते हैं कि हमने इन सब वादे आप लोगों से किए, इसकी पूर्ति करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। मैं पहला ही बिंदु बोल रही थी, दूसरे पे भी आ जाती हूँ। किसानों को कृषि कार्य नहीं, आप पहले अगले बिंदु पे तब आएंगे ना जब आप जवाब देंगे। मैं तो ये कह रही हूँ, यहाँ कहा है कि लेटर लिखे हैं उसको सेटलमेंट के लिए केंद्र सरकार मंजूरी क्यों नहीं दे रही? देखिए केंद्र सरकार को कोई समस्या नहीं है। केंद्र सरकार ने लगातार कहा कि जो नेशनलाइज बैंक है अपने लेवल पर सरकार जो वादा किया है उसे पूरा करे, चाहे कॉर्पोरेटिव बैंक हो चाहे नेशनलाइज बैंक हो। हर सरकार जो है अपने बूते पर जब वादा करती है तो निभाना भी आना चाहिए। इस तरह की बात करने से कुछ होगा नहीं। और अभी बोल रहे थे कि हम बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो मैं प्रतापगढ़ की वो घटना भी याद दिलाती हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है रविंद्र जी, जब महिलाओं की स्थिति के बारे में कांग्रेस के जो साथी लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो कि उस अपराध को ट्रिबलाइज करने का प्रयास करते हैं। प्रतापगढ़ के अंदर उस आदिवासी महिला को निवृत्त करके जब घुमाया गया तब कोई समस्या नहीं थी। आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में कहा हाँ हम लोग रेप में नंबर 1 है क्योंकि हम तो मर्दों का प्रदेश है। उसके बाद जो ठहाके है ना, वो ठहाकों का जवाब अब की बार महिलाएं आपको विधानसभा चुनाव में देंगी जरूर। और मैं पूछना चाहती हूं, हमने किस किस को देखा? हमने देखा यहाँ पे कैबिनेट मंत्री के बेटे के खिलाफ जब दर्ज कराने के लिए जाते हैं रिपोर्ट तो दर्ज नहीं होती है। उस लड़की को जाकर के दिल्ली में 0 FIR दर्ज करानी पड़ती है। दौसा के विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ जब बात की जाती है तो FIR दर्ज नहीं होती, कोर्ट के माध्यम से होती है। आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे महिला अपराध के अंदर हम लोग पीछे रहे? चाहे जम्मा रावगढ़ के अंदर अभी भी वो जली हुई बॉडी, भीलवाड़ा के अंदर उस बच्ची की बॉडी को भट्टी में डाल दिया गया, टोडा भीम के अंदर उस बच्ची को पहले बंदूक से मारा गया, उसके बाद उसके फेस पे तेजाब डाल दिया गया, फिर नहीं मरी तो फिर उसे कुएं में डाल दिया गया। आप बोलिए कि सीकर के रामगढ़ के अंदर अभी अभी आया, आप बताइए ऐसी चीजें याद कैसे करते हुए रूह नहीं कांपती? और ऐसा राजस्थान जो हमेशा एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान है, जनता मुझे पार्टी बोलने के नेता दीजिए। हैं, जो बलात्कारी होते हैं, महिलाओं से शोषण करता होते हैं, उनके पीछे रैली करते हैं उनको बचाने के लिए। हमारी सरकार नहीं बचाती। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ राखी जी, एक प्रश्न का जवाब दे दो राखी जी आपको, कि महिलाओं पे जो महिलाओं के रेप के केस होते थे आपके शासन में 274 दिन क्यों लगते थे इन्वेस्टिगेशन में? आज 54 दिन में इन्वेस्टिगेट करके हम देखते हैं। अगर और सुनिए, एनसीआरबी के आंकड़ों पर मैं एनसीआरबी का आंकड़ा ही बताता हूँ आपको। सुनिए रविंद्र जी, हाँ, मैं सबसे बड़ी बात यह है, मैं आता हूं इस पर आता हूं, लेकिन चूंकि मिथिलेश जी को भी मैं इसमें शामिल करते हुए जानना चाहूंगा। मिथिलेश जी, मेवाड़ की धरती से मारवाड़ की धरती पर प्रधानमंत्री आते हैं, और जब मेवाड़ की धरती पर भी प्रधानमंत्री थे तो पैरेलल, इसको संयोग कहिए या एक कहें कि राजनीतिक सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम कहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कार्यक्रम अलग अलग तरीके से हो रहे थे। वो वहां पे हितग्राहियों खुद से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, और उनको जो उनका हक राज्य सरकार दे रही है वो दे रहे थे। ये स्ट्रैटेजी आप दोनों की किस तरह से देखते हैं कि बिगुल फूका नहीं है, अभी बजा नहीं है, लेकिन क्या इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बनाम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होने जा रहा है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान की सियासत में पूरा जो इलेक्शन का कैंपेन है वो दो चेहरों के बीच में छिड़ चुका है। अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी। इसके पहले के चुनाव हमने देखा था राहुल गांधी बनाम बीजेपी थी, लेकिन अब पूरी तरह नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच में जंग है। अब इस जंग में कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बजट के बाद में लगातार अपने फेस को पूरे राजस्थान में इस तरीके से हाईलाइट किया है कि हर आदमी हाथ का निशान भूल गया है, केवल अशोक गहलोत याद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम हुआ है जो मेन यानी जो व्यक्ति विशेष की राजनीति है उस पर आधारित होकर। बटन तो हाथ पे दबाना होगा ना सर। देखिए, बटन हाथ पे दबाना होगा, वो अब समझाना होगा। मारवाड़ की धरा में उन्होंने लाल डायरी का राज फिर खोल दिया। उन्होंने कहा लाल डायरी खुलेगी। अब लाल डायरी खुलेगी तो क्या होगा, यानी करप्शन का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ईडी आती है, मोदी जी जयपुर से जाते हैं, दूसरे दिन सुबह ईडी आ जाती है। तो जो परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए, राजस्थान में 2030 का विजन लेके आ रहे हैं अशोक गहलोत जी, और वो बार बार अपनी स्कीमों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी स्कीमों को अच्छा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हार मान चुके हैं मेवाड़ की धरा में, और उन्होंने कहा कि मेरी जनहित की योजनाएं बंद नहीं की जाए। तो मोदी जी ने होशियारी से कहा कि योजनाएं बंद नहीं करेंगे, हम उनको और सुधार करके लगेंगे। पेपर लीक के लिए तो फिर एक विधेयक भी आया ना, आप देखिए, कानून भी बना ना, आप सख्त देखिए, सजा का प्रावधान भी हुआ ना। रविंद्र जी, कानून की मजाक देखिए। सबसे पहले कानून किसके लिए बना कि जो टिकट बेच रहे हैं, यानी आप पहले राज मंदिर वगैरह में हमारे टिकट बेचते थे तो ब्लैकमेलर को पकड़ते थे, वैसे ही जिसने पेपर खरीदा उसको पकड़ेंगे। बाद में संशोधन हुआ कि जो पेपर को लीक करेंगे उसको पकड़ेंगे। यानी आप देखिए, पॉलिसी का ड्राफ्ट कर रहे हैं। 2.5 करोड़ लोगों को आपने कहा हमने राय ली है, तो आप जब कानून बनाते तब राय नहीं लेते हैं, तब क्या होता है? ये तमाम चीजें हैं। राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हर चीज गूगल पर चेक करता है नौजवान, और जब वो चेक करता है तो उसका दिल रोता है। आप बताइए, आरपीएससी में 3 पद खाली हैं, कैसे भर्ती हो रही है पता नहीं है क्या? जी आपने एक मिनट स्वर्णिम जी, क्या एक घबराहट है कांग्रेस में, बेचैनी है कि अगर चुनाव नतीजों में कुछ इधर उधर हो गया तो फिर पेपर लीक के जो दोषी हैं उनको पाताल से ढूंढ निकाला जाएगा? 28 पेपर गुजरात में लीक हुए पिछले 5 साल में। कितनी बार पाताल मोदी जी गए या किसी को भेजा ढूंढने के लिए मुझे नहीं पता। 13 बार पेपर लीक हुए हरियाणा में, और ये पेपर जो लीक हुए ना, जो मैं बता रहा हूं आपको, इनकी दोबारा परीक्षा भी नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने तो जो पेपर लीक हुआ वो पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा भी करा करके लोगों की भर्ती कर दी। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, अमित शाह जी ने एक बार कहा था यहां पे कि ये एक राष्ट्रीय समस्या है, इसके लिए राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। आज तक कहां है मोदी जी की नीति कहां है? क्या बन गई क्या राष्ट्रीय नीति? तो मतलब पेपर लीक जो राष्ट्रीय समस्या है, ग्रोथ रेट की दौड़ हो रही है, ग्रोथ रेट का कंपटीशन है, उसी तरह से पेपर लीक का भी कंपटीशन है। पेपर लीक जहां पे हुए वहां पे मोदी जी का गृह राज्य है, पहले पाताल में एक बार जाकर के ढूंढ लाए। ताकि आप कुछ कहना जी, चाहें? बिल्कुल रविंद्र जी, जिस तरह से इन्होंने देखी हर बात के लिए जब भी राजस्थान की बात होती है बाहर निकल जाते हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ, जो आपने वादे किए थे, नहीं, मैंने तो बाहर लेके निकलने की बात तो होगी ना मैडम, अगर कंपैरिजन होगा, आप भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैं आप भी बताती हूँ। कंपैरिजन आप कर रहे हैं, कंपैरिजन कर लीजिए। बाहर के किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि कोई राजनेता और कोई अधिकारी इन पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है। बाहर के स्टेट्स के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। कौन पाताल गया ढूंढने, ये बता दीजिए। यहाँ पे अगर कोई पेपर लीक हुआ तो 280 लोग जेल के शीशों के पीछे बैठे। क्या आपने हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में कितने लोग गिरफ्तार किए बताइए आप? वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, या हमने अभियुक्तों को पकड़ा और दोबारा परीक्षा करा करके भर्ती की है, लोग नौकरी पा चुके हैं। किस पेपर लीक की बात कर रहे हो? जो पेपर लीक हुए उनमें तो भर्ती हो गई पूरी। ठीक है, देखिए मैं पहले ही आपके बीच में पेपर लीक का क्या तोड़ है? बिल्कुल तोड़ ये है कि जो करे ये काम नहीं, पाताल लोग से तो लाएंगे ढूंढ के, लेकिन आगे परीक्षा में पेपर लीक ना हो। देखिए क्या है, जो भी कानून व्यवस्था या कोई गलत काम होता है उसका एक ही तोड़ होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हो। स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए जरूरी है कि जो गृह मंत्री हैं या जो जिम्मेदार पद पे लोग बैठे हैं वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दें जो अपराधियों के हौसले को बुलंद करें। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो नीति की बात की थी और राष्ट्रीय समस्या बनाया था, तो क्या केंद्र ने इस पे काम किया? जो जाने वाली है तो कानून बनाया, कड़ा कानून, आजीवन कारावास की सजा देते हैं। मैं उसी का आपको बता रही हूँ तरीका कि आप एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे यहाँ दुष्कर्म के केसेस होते हैं,
हैं तो आप कहते हैं 56% महिलाओं ने गलत केस दर्ज कराए। वैसे ही जब ये पेपर पुलिस लीक कहती होता है, है हम नहीं कहते। तो आप कहते हैं एनसीआरबी का आंकड़ा कि कह रहा है, हमारे लोग इसमें जो involved नरेंद्र नहीं है, मोदी निकल जी के ने आते हैं जारी आपके किया, लोग। वो तो आंकड़ा यही जो कहता है। चीजें ये बंद हम होनी अपनी चाहिए तरफ से रविंद्र नहीं जी। कहते। ये चीजें बंद होनी ठीक है, चाहिए, माहौल स्ट्रॉन्ग एक्शन होना माहौल चाहिए। को थोड़ा शांत करते हैं, माहौल को थोड़ा शांत नहीं करते नहीं हैं। नहीं रविंद्र जी, लेकिन ये गलत बात है, ये हर बार बीच में बोलेंगे तो बौखलाहट तो है। खैर सरकार जा रही है, जनता इनको दुत्कार रही है। सरकार इसलिए तो बीच में भारी ना बहुमत बोले। से आ रही है। जवाब सुने, कम से कम आप हिम्मत अपने रखें, नेताओं जवाब को सुनने आगे की करके जनता तो सच्चाई सड़क पे तो जवाब बताओ। देगी आपको। ये बता दो, जो आपके कान में है, जो 274 आपके दिन तक कुकर में ना, उनके जांच जवाब नहीं देगी कर पाते थे जनता आपको। बलात्कार के मामलों में लेकिन आपकी हिम्मत सरकार रखिए थी जब। सुनने का। आज 54 दिन में जांच प्रैक्टिस होती कर है। लीजिए अभी। क्यों ऐसा सुनना होता पड़ेगा था? आपको। क्या आपको न्याय देना बीच में उचित नहीं बोलने लगता की था? नहीं होगा सर। एक मिनट देखिए, युवाओं की बात हो रही है यहां पर। मैं संजय जी से जानता हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा और हर बार मैं कहता भी हूं कि संजय जी बिल्कुल आंकड़ों के साथ, सटीकता के साथ बातों को रखते हैं। संजय जी, ये बताइए कि कितना युवा वोटर जुड़ा है, कितना वोटर पेपर लीक से प्रभावित हुआ है, और ये वोटर कितना, ये कह सकते हैं, डिसाइसिव बन सकता है, कितना निर्णायक बन सकता है आगामी चुनाव में युवा वोटर? देखिए, मुझे लगता है कि युवा जो बेरोजगारी की वजह से परेशान है वो बहुत उत्तेजित भी है, और अगर बीजेपी सफल रहती है इस बात को, मामला बहुत भावुक है ये, और किस तरह से कांग्रेस उसको काउंटर करती है, क्योंकि अभी मैं आंकड़े देख रहा था, कुछ अभी 18 से उसके बीच में करीब करीब 90 लाख लोग हैं जो जॉब सीकर्स सीधे सीधे हमें नजर आते हैं। ये सेगमेंट बहुत बड़ा है और अगर इसमें भावुकता बढ़ती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरी तरफ जो सरकार है वो स्कीम्स के माध्यम से इन लोगों के बीच भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि सर, ये स्कीम क्या बेरोजगारी भत्ते तक सीमित रहेगी या इससे आगे भी जाएगी? देखिए, बेरोजगार ये थोड़ी सी लीजिए लंबी भाई, बहस है जो यहाँ पे 500 रुपया समझाना महीने का। मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक फंडामेंटल बात अगर हम कहें तो मेरा मानना यह है कि पेपर लीक देश भर में हो रहा है, और इसकी जो जड़ है वो गलत शिक्षा प्रणाली है और गलत टेस्ट लेने का तरीका। आखिर राठौर जी से सवाल लूंगा, क्योंकि आप जवाब भी देना चाह रही हैं। सवाल भी मेरा यह होगा कि 33% आरक्षण की बात हुई 2029 में मिलेगा, लेकिन चर्चा और खबर यह निकल कर आ रही है कि बीजेपी इसकी शुरुआत राजस्थान से करना चाह रही है, टटोल रही है कि इतने उम्मीदवार महिला हमारे पास राजस्थान में है, तो हम एक नजीर के तौर पर इसको पेश करें। देखिए रविंद्र जी, सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, और इसीलिए हमारी जो पार्टी है, हमारा संगठन, वो पहला संगठन रहा जिसमें 33% आरक्षण जो भी हमारी कमिटीज बनती हैं हमारे संगठन लेवल पर, उसमें महिलाओं को दी। बात यह कि महिलाओं को सबसे पहले हमें तैयार किया जाए, जिस तरह से यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं के माध्यम से 40% महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली जब वो हार गई, तो मुझे लगता है कि इस तरह के इलेक्शंस के बाद में जब हार जाती है महिला तो वो हतोत्साहित होती है। इससे कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं होती। ग्राउंड लेवल पे तैयार करके अगर उनको आगे ले जाया जाता है, और यही हमारे संगठन की खास बात है, और इसीलिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े। मैं तो इनके विजन 2030 के बारे में ये कहूंगी कि ये सिर्फ मिशन 20 या 30 सीट लाने का है, क्योंकि जिस तरह से अभी मिथिलेश जी कह रहे थे कोई वेव नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वेव है। वेव कौन सी है? जिस तरह से 200 विधानसभाओं में 200 सीएम बना दिए गए, जो होटल में किया हुआ वादा मुख्यमंत्री जी का अभी भी याद आता है कि आप लोग यहां बैठे हो कोरोना पीरियड में, लेकिन सबको मैं आपकी क्षति की पूर्ति करूंगा। और क्या क्षति हुई? जनता की क्षति हुई, लेकिन हर विधानसभा में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर डेवलप कर दिया। और भ्रष्टाचार, देखिए चरम पर भ्रष्टाचार। अगर है तो फिर परिवर्तन यात्रा अगर निकलती है तो फिर उसमें परिवर्तन होता हुआ लोगों की भीड़ के तौर पर क्यों नहीं दिखाई देता? परिवर्तन यात्रा बहुत ही अच्छी भीड़ दिखती है, कहीं नहीं दिखती है, कहीं भीड़ चली जाती है, कहते हैं कि बरसात आ गई, कहीं कहते हैं ज्यादा गर्मी हो गई। रविंद्र जी, अगर आपने पॉलिटिकल यात्राओं को कवर किया हो तो ये हमेशा चलता है, लेकिन हमारे मैं चैनल कहूं ने कवर किया है। महासभा में ऐतिहासिक भीड़ है। आप मुझे बताइए, मैं तो चैनल को भी कहती हूँ, चैनल हर जगह कवर करता है, लेकिन महासभा के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने परिवर्तन यात्रा की जो समापन सभा थी, उसमें किस तरह से हुजूम था, जो जोश था, जो विश्वास था, जिस तरह से भ्रष्टाचार में हमारे राजस्थान को डुबा दिया। मैं तमाम जो अलग अलग जनसभाएं, हर रोज एक जगह बड़ी जनसभा होती थी, वहां पर कितनी भीड़ होती थी, तमाम तरह से कितने नेता आपके आते थे। एक क्षेत्र के खास अगर जगह पर जा रही है वो परिवर्तन यात्रा, तो वहां पर उस इलाके के ही नेता नहीं आए। कांग्रेस लगातार कहती रही कि परिवर्तन यात्रा में भीड़ दिखाई नहीं देती है। देखिए, सबसे बड़ी बात राखी जी कह रही है कि 23 तारीख को जयपुर में खड़गे साहब के प्रोग्राम के अंदर पीछे वाली सीटों का भी सीन दिखा दीजिएगा साइड में। परिवर्तन यात्राओं में शीशे के हो वो दूसरे में पत्थर नहीं फेंकते हैं। भीड़ बनी खड़गे साहब और राहुल साहब से ऊपर कौन होगा? आपके युवराज और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर। तो संतुष्ट है ना, कहाँ पे? जयपुर में। आपकी जन आक्रोश यात्रा, आपकी परिवर्तन यात्रा में में जितनी भीड़ आई, भगवान वो भीड़ बनाए रखे, उतनी बनाए रखे। हम अच्छी मंशा से काम चाहते हैं वो भीड़ रहे और वो जनाधार दिखता है भारतीय जनता पार्टी का। अरे हमारे तो ब्लॉक की मीटिंगों में उससे ज्यादा भीड़ आती है,
ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक अध्यक्ष Oh हमारी my मीटिंग God. करता है National उससे ज्यादा हराड़ी भीड़ की जो रहती है। भीड़ देखी थी ये मैंने भीड़ राहुल इनको गांधी जी मुबारक, के खिलाफ, लेकिन ये एक तो ही ठीक है, आज रविंदर जी, नहीं थे। आज वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन चूंकि अगर हम राजस्थान की धरा पर आए हैं और ओपिनियन पोल्स का सिलसिला भी लगातार शुरू होगा ही, कई ओपिनियन पोल सामने भी आ रहे हैं, तो एक शॉर्ट ओपिनियन पोल अपने पैनल के साथ कर लेते हैं। जाहिर तौर पर आप कहेंगे कि बीजेपी अपने दावे रखेगी, कांग्रेस अपने बात रखेगी और अपने बढ़ा चढ़ा कर सीट कहेगी, लेकिन उस सीट का कंपैरिजन भी जरूर मैं याद रखूंगा और जब नतीजा आएंगे उसको कोट जरूर करूंगा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से भी और राखी राठौड़ जी से भी। पहले स्वर्णिम जी 99 पर रह गए थे, शतक नहीं हुआ था, 3 डिजिट नहीं हो पाई थी, इस बार क्या हाल होगा? देखिए एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, मैं आपको ये बता रहा हूं, बस जीती हमने 100 की तो 100 वही- सीट थी। अच्छा। लेकिन 156 प्लस जीत के आएंगे, क्योंकि तो मतलब- वादे निभाए हैं मोदी जी की तरह। वादे नहीं भूले, ईआरसीपी का कितने? वादा भूल गए, कितनी सीट महंगाई आई? कम करने का वादा भूल कितनी गए। सीट आ रही है आज की कैलकुलेशन के साथ? आपके 156 सर्वे प्लस, में क्योंकि इसमें पकौड़े खाएंगे अशोक अपने गहलोत घोषणा ने पत्र वादे 2018 निभाए हैं, का। राजस्थान की ये जनता को 2018 राहत दी का। है, जो मोदी जी घोषणा की पत्र तरह है, इसमें धोखा नहीं पकौड़े दिया, खाएंगे अब। मोदी हुआ जी तो की हुआ ही नहीं तरह कुछ पूरा। किसानों को रुलाया नहीं, राखी 1.5 जी, साल तक सड़कों पर नहीं बिठाया। 156 प्लस मुख्यमंत्री जी जब इलेक्शन में गए 56 बीजेपी। पे 21 पे आए, फॉर्च्यूनर पे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 140 से प्लस सीट लाएगी। फॉर्च्यूनर में एक ड्राइवर भी बैठ के चला सकता है और अगर ठूस के एक चलना विधायक ड्राइवर भी चाहे होगा। राजस्थान के गली तो मोहल्ले मिशन तो 20 30 है 25 ना, आदमी 20 बैठ बिठा दोगे जाएंगे। एक्स्ट्रा। आप 20 बिठा दोगे फॉर्च्यूनर में, जिस तरीके से आप बता रहे हो नीचे ऊपर करके, इससे ज्यादा बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनका कार्यकाल, इनकी गवर्नेंस लोगों ने देखी है। पहली बार तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, पहली बार जब रहे 56 पे, दूसरी राय बाय 21 पे, परिवर्तन हो अब रहा है और भी कम रविंद्र होगा। जी, और रिवाज ये का जो आपने परिवर्तन, वादा किया था ना, इस रिवाज वाले का को भी जनता परिवर्तन हो रहा पूछिए, है, तो खाएंगे इसके दोबारा बारे में। रिपीट होगी एक- 156 प्लस के साथ आपकी सरकार। बात होगी, मिथिलेश जी से भी जरा जान ले। मिथिलेश जी क्या कहता है आंकलन, देखिए आपका सर्वे? देखिए राजस्थान में फलोदी का सट्टा बाजार बहुत अहम है, और वो सट्टे बाजार वाले पूरे बाजार में, जैसे आप अपने चैनल वाले वो तो ठीक है सर, 90 से 95 से 90 से 101 का कर 95 दिया, तो ठीक है। वो वेव नहीं है, नेक टू नेक है। इसलिए इस बार कोई थर्ड फ्रंट डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। कोई वेव अभी क्रिएट नहीं हो पा मतलब रही। 50-50 50-50 मामला 50-50 है। 50-50 है, इसीलिए अशोक गहलोत पूरा जोर लगा रहे हैं कि राज वापिस आ जाए। तो आज की तारीख में 50-50 मिथिलेश जैमिनी जी के मुताबिक। सर संजय जी, मेरे हिसाब से टक्कर कांटे की है, मैं जैमिनी साहब से सहमत हूं, लेकिन मैं इस चुनाव के इससे थोड़ा आगे देख रहा हूं। ये चुनाव एक माइलस्टोन बनेगा डेवलपमेंट प्रोसेस को सेट करने के मामले में। जो डिबेट आगे बढ़ने वाली है वो दोनों तरफ से अच्छी होगी। कांग्रेस ने कुछ काम किए, बीजेपी उनको जो काउंटर करेगी। अल्टीमेटली जो वेलफेयरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान दुनिया को दिखाएगा, ये मैं समझ सकता हूं। बहुत अच्छी बात कही, और हम भी यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर डिबेट होना सिर्फ राजस्थान पर, बल्कि इस राजस्थान से इतर सभी देशों में, सब हमारे देश में किसी भी प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, हमें देश में जब चुनाव हो लोकसभा के, तो डेवलपमेंट पर, विकास पर ही वोट मांगी जानी चाहिए, ना कि तुष्टीकरण की बात हो, सांप्रदायिकता की बात हो। और फिलहाल मैं इजाजत लेना चाहूंगा अपने चारों मेहमानों का। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णिम जी, राखी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज यहां पर हम भले ही इंडोर राजस्थान में आए हों इस चर्चा के लिए, लेकिन बहुत जल्द हमारी टीम लगातार वैसे मैदान में पहुंची हुई है, आपके बीच आपके सवाल पहुंचा रही है माननीयों तक, सरकार तक। आगे चलकर हम भी आप लोगों के बीच में आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज की प्राइम डिबेट स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।